हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट यूनिट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th यूनिट। इसके बाद आपका ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, छोटा यूनिट है। टॉपिक है हमारा, टॉपिक तो नहीं कहेंगे पर स्टार्ट हम करेंगे टाइम वेरिंग फील्ड। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये होता क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड बाय चेंजेस इन मोशन। चार्ज के मोशन के कारण स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज से प्रोड्यूस होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, संरक्षी फील्ड होता है। और जो कंजर्वेटिव फील्ड है उनका कर्ल क्या होता है? 0। फर्स्ट यूनिट में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। कर्ल 0 होता है, इट मीन्स डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस होता है, इट मीन्स इसका डाइवर्जेंस 0 होगा, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब बात हम कर रहे हैं टाइम वेरिंग फील्ड। तो इन टाइम वेरिंग केसेस, मतलब टाइम के साथ अगर हम चेंज देख रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व करेंगे दैट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग केसेस में जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सिमिलरली changing electric field will produce a changing magnetic field. तो टाइम वेरिंग केसेस में हम अपना डिस्कशन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड देन प्रेजेंट्स द मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब फैराडेज लॉ डिस्क्राइब करने से पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है। उसके बाद हम फैराडेज लॉ निकालेंगे। तो अब आप देखिए, ये एक कॉइल है और इसको हमने धारा मापी से जोड़ रखा है। गैल्वेनोमीटर मीन्स योर धारा मापी। और ये क्या है? आपका मैग्नेट है। तो ये जो धारा मापी से एक कुंडली को आपने जोड़ रखा है, तो जब कुंडली के पास कोई बार मैग्नेट, ये आपका बार मैग्नेट है, तेजी से लाया जाता है तो इसमें क्षणिक डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। और इसमें डिफ्लेक्शन केवल उस समय तक होता है जब तक ये बार मैग्नेट कुंडली के रिलेटिव मोशन में रहे। कब तक होगा ये डिफ्लेक्शन? कब तक रहेगा? जब तक ये बार मैग्नेट इस कुंडली के रिलेटिव मोशन में रहे। और अगर हम इसको स्थिर कर देंगे, स्टैटिक कर देंगे, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा?
ज़ीरो हो जाएगा। इस सर्किट में ना तो कोई सेल है और ना सेल नहीं है, इसका मतलब कोई विद्युत वाहक बल का अन्य सोर्स नहीं है, फिर भी धारा मापी में या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि सर्किट में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है और उसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है। अब इसी तरीके से ये मैग्नेट तेजी से कुंडली से दूर ले जाते हैं तो वापस इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, परंतु इसकी डायरेक्शन अगर पहले इस डायरेक्शन में था तो अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब इस मैग्नेट को पास ले जाएं या दूर ले जाएं, तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार की इवेंट को फैराडेज ने क्या बोला? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो कुंडली में इस तरह से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और जो धारा प्रेरित हो रही है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि धारा मापी में विक्षेप तब तक ही रहता है जब तक मैग्नेट मोशन में रहता है। चुंबक के स्टेशनरी हो जाने पर इसमें डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ, इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दें तब भी इसके डिफ्लेक्शन में इंक्रीज होगा। मैग्नेट को कॉइल के समीप या दूर जितनी तेजी से ले जाया जाएगा उतना ही ज़्यादा धारा मापी में विक्षेप होगा, और धारा मापी में विक्षेप की डायरेक्शन इस पर डिपेंड कर रही है कि कौन सा पोल कुंडली के पास या दूर ले जाया जा रहा है। तो ये जो इसके बीच का रिलेटिव मोशन है, इसी के कारण गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है। कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो इसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि ये इंड्यूस्ड करंट पर डिपेंड कर रहा है। अब आप एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए। ये दो कॉइल हैं हमारे पास, ये आपके पास दो कॉइल हैं। अब इसको एक दूसरे के पास रखा गया है। इसमें से एक कॉइल में तो आपने सेल भी लगा रखा है, प्रतिरोध भी लगा रखा है, कुंजी भी लगा रखी है, और जबकि दूसरी कॉइल को सिर्फ गैल्वेनोमीटर से ही जोड़ा गया है। और जब हम इस कुंजी को दबाते हैं तो पहली कुंडली में धारा प्रवाहित हुई, उसी समय दूसरी कुंडली से जुड़े गैल्वेनोमीटर में भी क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हुआ। देखिए इसमें कोई सेल नहीं लगा रखा, पर इसमें जब ऐसे ही जब इसका सर्किट क्लोज करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होते ही इसमें भी क्षणिक डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। खोल देते हैं यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देते हैं आपने, तो खोलने पर पहले परिपथ में धारा बंद हुई, क्योंकि जब सर्किट ब्रेक हो गया तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। पर उसी समय धारा भापी में पुनः दोबारा से क्षणिक विक्षेप डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है, परंतु इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कुंजी को जब आपने बंद किया था जो थी, और कुंजी को जो आपने खोला जो थी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो फर्स्ट कॉइल है, आपकी फर्स्ट कॉइल कौन सी है? ये वाली फर्स्ट कॉइल में स्टेडी करंट फ्लो होने पर सेकेंड कॉइल में जुड़े धारामापी में विक्षेप ज़ीरो रहता है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि धारामापी में विक्षेप कब होता है? जब आप इस की को बंद करते हैं या खोलते हैं। तो बंद करते और खोलते समय ही
प्रथम कुंडली में धारा परिवर्तित की जाती है और जिससे इसमें कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। मतलब जब आपने कुंडली बंद कर दी, की को बंद कर दिया, तब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उस समय इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसमें जीरो रहेगा। परंतु जब आप जैसे ही की लगाएंगे और जैसे ही की हटाएंगे, क्योंकि इस कुंडली में धारा कब बदलेगी, जब आप की लगाएंगे और की हटाएंगे, और तभी इधर डिफ्लेक्शन होगा। वैसे इसमें कितनी धारा बहती रहे, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब जब इसके, वही मैंने जो पहले आपको बात कही थी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप चेंज कर रहे हो तब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला आपका कि धारा मापी से जुड़े कुंडली में विद्युत वाहक बल की का जो सोर्स है प्रोड्यूस होने का, वो कुंडली से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स है, और इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो आपका फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या हुआ कि जब किसी परिपथ से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सर्किट में तब तक ही रहता है जब तक उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन रहता है। तो ये जो चीज़ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कॉज करने का कारण क्लियर करती है। तो आपने क्या देखा, यदि परिपथ बंद है तो इसमें जो है विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और अगर खोलेगा तब भी यही उत्पन्न होगी। सेकंड लॉ क्या है कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, जो मैग्नीट्यूड है, वो जो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब मान लीजिए जैसे आपका किसी भी समय टी पर फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, डेल्टा फाई, तो जो इंड्यूस ई दैट इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी। तो ये आपके पास आ गया। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, और वैसे इसका साइन हटाते हैं तो इसका कांस्टेंट यूनिटी आता है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया ई बराबर डेल्टा फाई बाई डेवा टी, एंड व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये पूरी चीज़ आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, डी फाई बाई डी टी। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन की दर आपकी वेबर पर सेकेंड में है तो ये आपका वोल्ट में होगा। दूसरा इसके साथ आता है आपका लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ बेसिकली क्या है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न विद्युत धारा की दशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो धारा को प्रोड्यूस करने वाले कारण का अपोज करे, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। तो फैराडेज लॉ आपका क्या बताता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित ईएमएफ का मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है, और लेंजेस लॉ क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन। तो इन दोनों को मिलके आपके पास में क्या बना, का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, परंतु उसकी दिशा विपरीत होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स is directly proportional to induced EMF but in opposite direction. अब इसका इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा? अब आपने देखा E बराबर माइनस डेवा फाई बाई डेवा टी, और डी ए आपका इसका क्या है, एरिया। डी ए इसका क्या है, इसका डी ए इसका एरिया है। अब आप इसमें देखो, हमको इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है,
मैग्नेटिक फ्लक्स बी के बराबर होता है। ये आपका फाई है। किसके बराबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हम देखें कि किसी एरिया अल्पांश डी ए से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता बी किस तरीके से जाती है, बी डॉट डी ए, एंड दिस इज योर सरफेस इंटीग्रल। तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई, तो आपके पास में आ गया। ये तो तुम्हारे पास फ्लक्स आ गया। अब आप ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है विद्युत वाहक बल की, वो क्या है कि किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एकांक धनावेश को परिपथ के अनुदिश ले जाने में किया गया कार्य। ये सब हम फर्स्ट यूनिट में देख चुके हैं। तो ई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रल ई डॉट डी ए से, दिस इज योर लाइन इंटीग्रल, और ये आपका सरफेस इंटीग्रल। अब ये बराबर ई के, ई की वैल्यू रख दो और फाई की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये आपके पास आ गया लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डेवा बाई डेवा टी बी डॉट, ये कहलाता है आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। अब आप देखिए डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा। तो अभी आपने ये देखा इंटीग्रल फॉर्म, ये लाइन इंटीग्रल है और ये सरफेस इंटीग्रल है। अब या तो दोनों तरफ लाइन इंटीग्रल हो या दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल हो। तो स्टोक्स थ्योरम से हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब स्टोक्स थ्योरम से आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, कर्ल। ये भी हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो डेल क्रॉस सी डॉट डी ए आ जाएगा और ये आ गया, दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल है, इक्वेट कर लीजिए, तो ये आ गया, एंड दिस इज योर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। तो अब आप इस फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ जो हमने आपको पढ़ाया फैराडेज का, तो उसको आप जो है फिगर से समझिए। अब आप देखिए ये दो फिगर हैं आपके पास, ठीक है। तो प्रत्येक मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेट के बाहर जो लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ पोल से प्रारंभ होकर साउथ पोल पर एंड हो जाती है। तो जब एक कॉइल को, जिसमें धारा मापी जुड़ा हुआ है, ये एक कॉइल है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, धारा मापी जुड़ा हुआ है, मैग्नेट के पास रखते हैं, तो एक निश्चित संख्या में चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से गुजरती हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार कुंडली से संबंध निश्चित मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जब हम मैग्नेट को या कुंडली को, दोनों में से किसी एक को मोशन देकर पास लाते हैं, तो जो कुंडली में जो बल रेखाएं की संख्या है या चुंबकीय फ्लक्स है उसमें वृद्धि होती है। और फैराडे के नियम के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में क्या प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और जब कुंडली को हम दूर ले जाते हैं तब भी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, दूर ले जाएंगे तो नेचुरली बल रेखाओं की संख्या, एक तरफ आप पास ला रहे हो और एक तरफ आप दूर ले जा रहे हो, तो जब आप पास लाओगे तो संख्या ज़्यादा होगी, और जब आप दूर ले जाओगे तो इसमें जाने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो चुंबक या कुंडली की आपेक्षिक गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से कुंडली विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो आप देखिए एक में जो है लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा आ रही है और एक में लाइन ऑफ फोर्स कम आ रही है। तो जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव भी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो जब चुंबक या कुंडली में आपेक्षिक गति जितनी अधिक होगी, तेज होगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर भी उतनी ही अधिक होगी। तो सेकंड नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल भी उतना ही अधिक प्रेरित होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल जो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और यदि कॉइल और मैग्नेट के बीच का जो रिलेटिव मोशन है जीरो हो जाए, या दोनों ही स्थिर हों, या एक ही चाल से दोनों एक ही दिशा में गतिशील हों, हर कंडीशन में,
तो कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा और प्रेरित विद्युत का मान 0 होगा। तो ये तो है आपका फैराडेज के दोनों नियम। अब आप देखिए, अगर हम इस वाले फिगर को समझे, अब इधर देखो, तो इधर आप देखिए ये कॉइल है आपके पास में। तो अब इसको आप फिगर को ध्यान, जब एक चुंबक के नॉर्थ पोल को धारा मापी से जुड़ी कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में प्रवाहित होगी कि चुंबक के जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने वाला इसका जो ये कुंडली का जो तल है वो नॉर्थ पोल के समान बिहेव करे। अर्थात मैग्नेट की ओर से अगर हम देखें तो कुंडली में बी से ए की ओर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, जैसा कि आपका इस फिगर में है। तो कुंडली के सिरे ए पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? नॉर्थ पोल होने के कारण मैग्नेट के नॉर्थ पोल के निकट आने का वो क्या करेगा? विरोध करेगा, दूर भागेगा। सेम पोल में क्या होता है? रिपल्शन। अब अगर हम दूर ले जाएं तो एक में क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि ए से बी की ओर करंट फ्लो होगी, जिसके कारण कुंडली का जो ए तल है वो साउथ पोल के समान बिहेव करेगा, जो मैग्नेट के मोशन का पुनः अपोज करेगा, जैसा कि इस फिगर में नेचुरली अपोजिट पोल हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि चुंबक के साउथ पोल या नॉर्थ पोल अब उल्टा कर दें आप तो यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, इसको इसी तरह से यहाँ पर ही हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपने क्या देखा कि जो धारा की जो गति है वो इसका अपोज कर रहा है। मतलब जो कारण जो आपका जो धारा प्रेरित हो रही है, अब आप देखिए, अब आप इसके अंदर देखिए कि इस तीसरे फिगर में आप देखो कि यहाँ पर आपने मैग्नेट के साउथ पोल को के पास आने पर या दूर ले जाने पर कुंडली में धारा इस प्रकार प्रेरित होती है कि प्रेरित धारा द्वारा कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक मोशन का अपोज करें। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है, मैग्नेट के पास ले जाने पर कुंडली का जो ये वाला तल है ए साउथ पोल, और इधर आपका क्या हो गया, दूर ले जाने पर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो आपने क्या देखा कि जब आप इसके पास ले जा रहे हो तो जो पास लाने पर कुंडली का तल ए साउथ पोल तथा दूर ले जाने पर कुंडली का तल ए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिससे उसकी गति का क्या होगा? विरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो आपने चीज़ देखी है, तो इसमें आपने क्या देखा कि प्रेरित धारा के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक पोल का अरेंजमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का विरोध नहीं करता, वरना किसका विरोध करता है? वो उस क्षेत्र के कारण फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये आपका लैंजेस लॉ है। तो फैराडे के नियम से तो आपने क्या किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण प्राप्त होता है, और लैंज के लॉ से उसकी डायरेक्शन प्राप्त होती है, और दोनों नियम को मिलाने पर अपना कौन सा नियम बन जाता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और वो क्या कहता है? E बराबर -d∅ by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स
is directly proportional to induced EMF but in opposite direction. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्न पे हम मैक्सवेल्स इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे.